कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद सचिन में। तो दोस्तों, बीटीयूपी के सभी ब्रांचों में एक कॉमन सब्जेक्ट है जिसका नाम है अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट। ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है और इसके हम वन शॉट रिवीजन में यूनिट नंबर 7 को पकड़े हैं। आप लोग कहेंगे भैया यूनिट नंबर 7 क्यों, यूनिट नंबर फर्स्ट से शुरू करना चाहिए। देखिए, आप लोग फर्स्ट से पढ़ के आए हुए होंगे लेकिन लास्ट में कोई नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हम यूनिट नंबर 7 से लेकर के फर्स्ट तक चलेंगे आप लोगों के साथ और उसमें हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे 2025 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है भैया। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हम अपने नोट्स के ऊपर आ चुके हैं। जिनको नहीं पता है आप सभी पता कर लीजिए कि हम नोट्स के माध्यम से पढ़ाते हैं और ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है हीट एंड थर्मोमेट्री। क्या नाम है? हीट एंड थर्मोमेट्री, अर्थात इसे हम कहते हैं ऊष्मा तथा ऊष्मा मापी, ठीक है। फिलहाल अब हम बात करते हैं एक एक पॉइंट के अंदर जो हमारा लिखा हुआ है। अब हम समझेंगे ऊष्मा एक्चुअल में है क्या, कि ऊष्मा को हम डिफ़ाइन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ऊष्मा जो है हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है भैया। ऊष्मा क्या है? हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच में, कोई दो वस्तु हैं उनके बीच में क्या होती है, तापांतर के अंतर के कारण, तापांतर जो है यानी ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होती है, स्थानांतरित हो जाती है। और स्थानांतरित के समय जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा कहलाती है। कहने का क्या मतलब है, समझो कि अगर सपोज कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, ए वस्तु, ठीक है, इस वस्तु का नाम है ए और इसका जो टेम्परेचर है वो रखा है इसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है भैया। दूसरी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है हमारी बी जिसका टेम्परेचर है सपोज 80 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में आप मिला दिए, ठीक है, तो हमेशा ऊर्जा या ऊष्मा ज़्यादा से कम की ओर बहना शुरू करती है। यानी जो 80 है ज़्यादा ही गर्म है, वो किसकी तरफ जाने लगेगा, 50 की तरफ, यानी वस्तु ए की तरफ। और जब दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, बराबर, यानी सपोज एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर दोनों वस्तु क्या हो गई, इक्विलिब्रियम में आ गए। मान लो इनका दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, 35 सेंटीग्रेड हो गया। तो जो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ वही क्या कहलाता है, आपका ऊष्मा, ठीक है भैया। तो यह एक प्रकार की ही ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के ताप के अंतर के कारण कह सकते हैं डिफाइन होती है। चलो, अगली एक डिफिनीशन है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में, ठीक है, जिसे कार्य व अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में बदला जा सकता है, ठीक है। मतलब ऊष्मा को हम क्या कर सकते हैं कि अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में बदले जा सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताएंगे, आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे ऑलरेडी आप सभी ने सुना होगा, विद्युत जो आपके घरों में सप्लाई होती है विद्युत, वो कैसे आती है, ध्यान से समझिएगा। पहले हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके हम उससे बनाते हैं स्टीम। क्या बनाते हैं, स्टीम। स्टीम का मतलब होता है भाप, ठीक है। और उस स्टीम को ड्राई सैचुरेटेड स्टीम बनाते हैं, मतलब वो उसमें भाप में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं रह जाती, एकदम से वो ड्राई रहती है, सूखी हुई स्टीम होती है। और उसको फ्लो कराते हैं कहाँ पर, टरबाइन पर, टरबाइन की ब्लेड पर। और टरबाइन की ब्लेड घूमती है, उसके बाद वहाँ पे लगा होता है जनरेटर जो आप सभी के घरों में सप्लाई करता है क्या, विद्युत का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम पानी को गर्म किए तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, किसी प्रकार की ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी। फिर आपके जो ऊर्जा स्टीम के रूप में कन्वर्ट हुई उसको हम किसके ऊपर फ्लो कराए, स्टीम के ऊपर, इस टरबाइन के ऊपर, तो उससे क्या बनी, विद्युत ऊर्जा बनी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। अगला है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है जो पदार्थ के अंदर अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल ये बहुत परफेक्ट बात है।
इसका अभी आगे लाइव एग्जाम्पल आप देखोगे ऊष्मा का स्थानांतरण में। खैर आपको फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर mc डेल्टा टी, ठीक है, या mc डेल्टा थीटा मिलता है या डेल्टा टी, याद करके रखो। अलग बात है, कहीं कहीं पे अलग अलग फॉर्मूले रहते हैं, तो Q बराबर mc डेल्टा टी याद रख सकते हो, ठीक है। और जो मैंने ऊपर सारे डेफिनेशंस बताए इनको आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। चलिए और भी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। इसमें ऊष्मा की मात्रा को हम Q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, जो कोई भी सिस्टम, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, कोई भी बॉडी है, अगर वो बॉडी ऊष्मा को ग्रैब करती है, ठीक है, वो बॉडी क्या कर रही है, ऊष्मा को ले रही है। सपोज आप ठंडी के समय में क्या कर रहे हो, ठंडी के समय में क्या कर रहे हो मेरे प्यारे साथियों, आप तपता ताप रहे हो, जो अलाव जला के तापते हैं, तो क्या कर रहे हो आप, ऊष्मा को क्या कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, यानी गर्मी को ले रहे हो। तो वो क्या हो गई, वो हो गई आपकी पॉजिटिव ऊष्मा, ठीक है। अब जो परिवेश ग्रहण करता है उसका क्या मतलब होता है, आपको ठंडी क्यों लगती है, आपकी ऊष्मा कहाँ पे जा रही है, वातावरण में जा रही, ताप के अंतर के कारण जा रही है। क्यों, क्योंकि आपका शरीर गर्म है और बाहर वातावरण कैसा है, ठंडा है, ठीक है। तो हमेशा गर्म ठंड की तरफ ही बढ़ेगा और वो आपके वातावरण को दे रहा है, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव ऊष्मा, ठीक है। इसीलिए आपको ठंडी लगती है, क्यों, क्योंकि वातावरण ठंडा है और आप गर्म हैं, तो आपका जो गर्मी है वातावरण को जा रहा है और आपको ठंडी लगना शुरू होता है। फिर आप क्या करते हो, तापते हो तो आपका फिर से बॉडी गर्म होने लगता है, ठीक है। तो फिर से आप पॉजिटिव ऊष्मा को ग्रहण करते हो। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है, आशा है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका मात्रक जो होता है वो जूल होता है या कैलोरी होता है, ठीक है। एक कैलोरी में कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, 4.2 जूल होता है, इसे आप याद करके रख लीजिएगा, ठीक है भैया। अब हमारा जो डेफिनेशन है विशिष्ट ऊष्मा, बहुत बार पूछा जाता है। विशिष्ट ऊष्मा बहुत सरल सा डेफिनेशन है, इसको हम समझाएंगे। देखो, कोई भी एक बॉडी का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लोहा मान सकते हो, अपनी शरीर को मान सकते हो, कोई भी 1 ग्राम की कोई बॉडी है, ठीक है। 1 ग्राम की कोई ये बॉडी है, ठीक है भैया, 1 ग्राम की कोई यहाँ पे बॉडी है। अब 1 ग्राम की बॉडी को, ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना हमको बढ़ाना है, 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाना है। इस 1 ग्राम की बॉडी का टेम्परेचर 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की हमने मात्रा ली, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहा भैया हमने, कोई भी बॉडी है, कोई भी पदार्थ है, उसको हमने 1 ग्राम मान लिया। 1 ग्राम द्रव्यमान का कोई भी पदार्थ है या बॉडी है या सिस्टम है, जिसका टेम्परेचर हमें कितना बढ़ाना है, मात्र 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाना है, और उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है वो हम उसे कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा को हम S से डिनोट करते हैं। S बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, Q/m इंटू डेल्टा टी, ठीक है। या आप इसे जैसे उस वाले फॉर्मूले को Q बराबर mc डेल्टा टी या ms डेल्टा टी इस तरीके से भी याद कर सकते हो, और S बराबर Q/m इंटू डेल्टा टी, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को हम समझाते हैं। अगला है गुप्त ऊष्मा, ठीक है भैया। क्या है, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को पढ़ने से पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि हम 3 साल के PYQ पेपर, ठीक है, PYQ पेपर हम 2024 के 1 शिफ्ट और 2 शिफ्ट दोनों का दिए हैं, और 2025 में जो बैक पेपर हुआ है, ठीक है, उसका भी हम पेपर, यानी 3 पेपर आप सभी को हम PYQ के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि BTUP का लास्ट ईयर का ओरिजिनल PYQ है। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ने में, कट टू कट लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आप सभी की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब को हम एप्लीकेशन पर ऐड कर रहे हैं। सिर्फ ऐड किए हुए हैं 99 रुपीज़ के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिएटर इतना सस्ता कोर्स कभी देता होगा, और मैं पिछले 3 सालों से ऐसे ही दे रहा हूँ। तो चलिए आप सभी जाइए और नोट्स को भी परचेज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग थे गुप्त ऊष्मा के ऊपर, ठीक है भैया। गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है, छुपी हुई ऊष्मा, ठीक है, छुपी हुई ऊष्मा, ठीक है भैया। यानी कोई चीज़ ऐसी जिसका हमें पता नहीं लग रहा है,
लेकिन वो ऊष्मा ले रही है। मतलब क्या होता है इसका मतलब, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन मतलब फेज चेंज। अब ये फेज चेंज होता क्या है ये जान जाओगे तो गुप्त ऊष्मा आसानी से जान पाओगे। देखो, आप सभी ने सुना होगा 0 अंश सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, बर्फ़ भी बन रहा है, और 0 अंश सेंटीग्रेड पर क्या है, पानी। या आपने 100 अंश सेंटीग्रेड पे सुना है पानी, और 100 अंश सेंटीग्रेड पे भाप, है ना, ये चीज़ दोनों सुना है। मतलब 0 अंश सेंटीग्रेड पानी बर्फ़ कब बन गया, इस दौरान ऊष्मा क्या थी, 0 अंश सेंटीग्रेड पर ही थी। यानी फेज चेंज हुआ, पानी से बर्फ़ चेंज हुआ 0 अंश सेंटीग्रेड पर ही। और इस फेज चेंज होने में जो ऊष्मा यूज होती है उसी ऊष्मा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। या 100 अंश सेंटीग्रेड पे क्या था, आपका गर्म पानी था, और इसी पर क्या हुआ, ये भाप बन गया। ठीक है, तो पानी से कब भाप बना, स्टीम कब बना, उस दौरान की जो ऊष्मा है जिसका हमें पता नहीं चला, लेकिन हमारे रीडिंग में क्या था, 100 अंश सेंटीग्रेड ही रह गया या 0 अंश सेंटीग्रेड ही था, तो इसी को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप मतलब आपका 0 ही रह गया या 100 ही रह गया। ठीक है, किसी पदार्थ के, ठीक है, किसी पदार्थ के सिर्फ अवस्था परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मुझे आशा है कि किसी को दिक्कत नहीं होगी। आइए, ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण हम समझते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता क्या है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण का मतलब क्या है कि कोई वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु में ही अगर हो सकता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो, एक साइड गर्म हो एक साइड ठंडा हो, ठीक है, इस प्रकार की वस्तु हो, या नॉर्मल हो, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पे कुछ जलाया तो यहाँ से गर्मी का क्या की इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। अर्थात ऊष्मा के किसी वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे प्यारे साथियों, इम्पॉर्टेंट है विधियाँ। चालन, इसका नाम बहुत सुना होगा लेकिन अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान से समझिएगा होता क्यों है चालन। आइए एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम ये है आपका, ठीक है भैया। यहाँ पे सॉलिड है तो इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, जो मैं इतनी दूर बना रहा हूँ एक्चुअल में इतनी दूर नहीं होते, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। ठीक है भैया, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने ऊष्मा दिया यानी जला दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, जला दिया, यानी यहाँ पे गर्मी हमने देना शुरू कर दिया। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स को गर्मी मिली, और फिर जब किसी चीज़ को गर्मी मिलती है तो वो उत्तेजित हो जाता है, या पैसा भी आपके पास ज़्यादा हो गया तो उत्तेजित हो गया, यानी उसके अंदर गर्मी है तो उत्तेजित हो गया, यानी अगर हीट है उसके अंदर उत्तेजित हुआ। और उत्तेजित होता है, ये तो भैया फिजिक्स की बात है, ये डेली लाइफ में यूज हो रहा है कि अगर वो उत्तेजित होगा तो दूसरे को भी जाके टक्कर मारता है, यानी इसकी गर्मी यहाँ पे टक्कर मारी इसको जा करके और इसको भी गर्मी दे दी। खैर अगर ये डेली लाइफ में हो कि उसका पैसा ज़्यादा हो गया और टक्कर मारा दूसरे को मिल जाए तो मज़ा आ जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। लेकिन हाँ, उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये इसकी ऊष्मा को क्या किया, दूसरे को टक्कर मारा, और ये भी उत्तेजित हो गया, फिर इसने इसको जा कर के टक्कर मारा, ये उत्तेजित हो गया। इसी तरीके से क्रम क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ता रहा, और एक समय आया यहाँ से गर्मी क्या हो गई, यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है भैया, तो हम चालन के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, किसी पिंड के अंदर, पिंड का मतलब कोई भी रॉड हो गया, बॉडी हो गया, कणों के टक्कर द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे हम कहते हैं चालन। ठीक है भैया, यानी लोहे की एक छड़ को गर्म करने पर छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जिस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। मुझे आशा है कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, दिमाग में कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा, नोट्स के अंदर पढ़ लोगे। भाई बहुत टाइम लेकर नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत कम समय में एक एक चीज़ को बताता चलूँगा, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तैयारी हो पाएगी। अगला हमारा है संवहन। क्या है हमारा, संवहन। भाई देखो, चालन और संवहन में सिर्फ एक ही अंतर है कि ये अधिकतर किस में होता है, द्रव में। द्रव का मतलब पानी में, और ये अधिकतर किस में हो रहा है, सॉलिड में। बस यही अंतर है कि इसके जो अणु हैं ये पास पास हैं सॉलिड के, और द्रव के अणु क्या हैं, दूर हैं। ठीक है भैया, तो
अणुओं की गति के फलस्वरूप ही, यहाँ पर भी अणुओं की गति के फलस्वरूप ही ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। लेकिन जब पानी को आप गर्म करते हो तो देखो वहाँ पर भी अणु का स्थानांतरण हुआ, वो एक दूसरे को टक्कर मारे। लेकिन पानी है या गैस है, इसके अणु क्या है, दूर दूर हैं, इसलिए इनका पता चलता है आपको और सॉलिड में पता नहीं चलता। तो संवहन में ऊष्मा स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव या गैस के अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, इसे हम कहते हैं संवहन। अब एग्जाम्पल्स इसमें भी वही है कि फ्रीजर को सबसे ऊपर रखा जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी ठंडी जो हवा है नीचे रहती है, ठीक है, एवं ठंडी एवं भारी जो हवा है वो नीचे रहती है, ठीक है, और जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ हमेशा रहती है। खैर, आपका अगला जो हमारा है वो है विकिरण, ठीक है। इसको हमको लगता है समझना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र मेथड, एक ऐसा मेथड ऊष्मा का स्थानांतरण का जिसके लिए हमें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी हमको पता ही नहीं चलेगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण हो रही है। अर्थात सूर्य का गोला है और यहाँ पृथ्वी पर क्या कर रहा है, पृथ्वी पर क्या कर रहा है भैया, एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है? एनर्जी। लेकिन हमको पता चलता है जब ये सुबह जलता है तो क्या पता चलता है आपको कि इतनी जल्दी आ जाएगा यहाँ पे पृथ्वी पर, ठीक है। तो विकिरण ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में आप सूर्य का एग्जाम्पल भी रख सकते हो, या आप चाय को ठंडा होने से बचाने के लिए चाय की केतली को चमकदार रखा जाता है, ठीक है। चाय की केतली को चमकदार रखने का मतलब क्या है, केतली अगर चमकदार है तो ऊपर से जब बाहर से हीट आई तो वो क्या हुई, डिफ्लेक्ट हो जा रही है, वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। चलो अगला हमारा है टेम्परेचर। खैर, टेम्परेचर की डेफिनेशंस को पढ़ करके कोई भी मतलब नहीं है। यानी जो दो वस्तुएं हैं अगर वो तापीय साम्य में हैं तो उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। यानी दो वस्तुएं तापीय साम्य में हैं। ताप किसी वस्तु का वह गुण है जो बताता है कि कोई दो वस्तु क्या है, तापीय साम्य में है, यानी उसका भी टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर क्या है, सेम है। और इसका मात्रक जो इम्पोर्टेंट है बस वही याद कर लो कि केल्विन में, ठीक है। तापीय साम्य में है या नहीं इसी को बताता है ये टेम्परेचर। खैर, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से जितनी दूर तक चलूँगा मैं, ठीक है, सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है तब मानना। अभी जो अगला कुछ 10 से 15 मिनट रहेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंखें खोल करके कान को अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर के सुनोगे भाई, याद हो जाएगा और पेपर में लिख के आओगे। देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, किसी का भी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा कि उसके बॉडी की लंबाई हो या उसका आयतन हो या उसका क्षेत्रफल हो, उसमें क्या होगा, बढ़ाव होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर यानी उसको गर्म करोगे, यही है ऊष्मीय प्रसार। मतलब कहने का मतलब ये है, जब ताप को क्या करा जाता है, बढ़ाया जाता है, किस में, चाहे वो ठोस हो या द्रव, ठीक है। तो ठोस अपनी लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल व आयतन, लंबाई भी जानते हो आप। सपोज कोई रॉड है, ठीक है, इतनी थी, इसको हमने क्या किया, गरम किया, ठीक है। इसको क्या किया हमने, गरम किया, ठीक है भैया। तो इसकी लंबाई क्या हो गई, सपोज ये लंबाई इसकी बढ़ गई, तो लंबाई बढ़ गई तो ऑब्वियस सी बात है क्षेत्रफल भी इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और ऑब्वियस सी बात है इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी लंबाई में और उसके क्षेत्रफल में और उसके आयतन में क्या हो रही है, प्रसारण हो रहा है, यानी वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ठोस में क्या होता है, लंबाई, क्षेत्रफल, ये आयतन में वृद्धि होता है। जबकि द्रव और गैस में क्या होता है, सिर्फ आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ताप के कारण वस्तु के जो आकार है उसमें जो परिवर्तन हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है, उसी को कहते हैं हम टेम्परेचर का प्रसार यानी तापीय प्रसार। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी है उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका क्या हो गया, लंबाई बढ़ गया, उसका क्षेत्रफल बढ़ गया और उसका आयतन बढ़ गया। यही प्रसार जो है उस वस्तु का क्या कह रहा है,
वस्तु का जो आकार में बढ़ोतरी हो रही है या परिवर्तन हो रहा है, इसे हम कहते हैं तापीय प्रसार। ठीक है भैया। अब ये 3 तरीके के तापीय प्रसार हैं यहाँ पे। एक तो आपको ठोसों में देखने को मिलेगा। अब ठोसों में जब तापीय प्रसार देखने को मिलेगा तो इसमें आपको 3 प्रकार के गुणांक देखने को मिलेंगे। रेखीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यही तीनों चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है आपको। ठीक है, आइए समझते हैं कि एक चीज़ को। प्रायः सभी ठोस गर्म होने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने ऊपर बता दी। और ठंडा अगर करोगे तो क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। इसे हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो उसे हम रेखीय प्रसार कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर हमने लंबाई बढ़ाया तो उसे हम रेखीय प्रसार कह रहे हैं। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो उसे हम क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। और अगर हम आयतन बढ़ाए तो आयतन प्रसार गुणांक हम कह रहे हैं। क्लियर है बात भाई, क्रिस्टल क्लियर है। चलो, तो अब हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। पहला हमारा है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है भैया, तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या है उसको समझो। आइए एक एक एग्जाम्पल और डायग्राम की मदद से समझाएंगे तो बहुत प्यार से समझ में आएगा। ये आपकी कोई क्या है, इसे हम कह देते हैं छड़ है। छड़ का मतलब रॉड। ठीक है, चलो, और इसकी हम लंबाई को मान लेते हैं L। ठीक है, इसकी लंबाई को हमने मान लिया L। ठीक है, और सपोज इसका जो टेम्परेचर था वो T था, T अनसेंटीग्रेड था, और इसकी लंबाई L। अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने दे दिया हीट। क्या दे दिया मेरे प्यारे साथियों, हीट दे दिया। ठीक है, हीट का सिंबल नीचे ऐसे मैंने बना दिया। हीट दिया तो इसकी क्षण में क्या हुआ, लंबाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और कितनी बढ़ गई, इसकी लंबाई सिर्फ मात्र ज़्यादा नहीं बढ़ी, इसकी लंबाई बढ़ गई डेल्टा L, थोड़ा सा बढ़ गई। ठीक है भैया, डेल्टा का मतलब छोटा, सूक्ष्म वृद्धि हुई। अब ऐसा थोड़ी है कि 1 मीटर की रॉड है और 2-4 मीटर हो जाएगा, नहीं, ऐसा तो है नहीं। लोहा सोना तो है नहीं ये। और इसके टेम्परेचर भाई ऑब्वियस सी बात है T अनसेंटीग्रेड था, लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी टेम्परेचर में भी इंक्रीज हो गया, डेल्टा T हो गया। ठीक है, बस इतना ही चीज़ समझना था। अब हम आते हैं अपने जो लिखे हुए हैं उसको ऊपर। किसी छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि। ठीक है, छड़ की मूलतः लंबाई, मूलतः लंबाई का मतलब ऑलरेडी L, और वृद्धि का मतलब क्या हो गया, डेल्टा L। ठीक है भैया, तथा ताप वृद्धि, ताप वृद्धि का मतलब डेल्टा T के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा L है यानी लंबाई में वृद्धि, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पहले जो मूलतः लंबाई थी और जो ताप में परिवर्तन हुआ है। ठीक है भैया, जो आपका डेल्टा L है यानी जो लंबाई में वृद्धि है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले की लंबाई और जो ताप में वृद्धि हुई। बस यही तो है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। इतना ही कि इतनी लड़ाई हो रही है। ठीक है भैया, तो हमने एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। माना किसी छड़ की किसी ताप पर लंबाई L थी और उसके ताप में वृद्धि डेल्टा L हुई। ठीक है, और वृद्धि करने पर लंबाई जो थी L से क्या हो गई, L से क्या हो गई, डेल्टा L हो गई। तो छड़ की लंबाई में जो वृद्धि हुई वो क्या है, डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू डेल्टा T। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो एक क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम कहते हैं नियतांक। अल्फा क्या है यहाँ पे, नियतांक है। ठीक है, नियतांक है। फिर से समझ लीजिएगा, जो लंबाई में वृद्धि हुई है रॉड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पहले की लंबाई यानी L लंबाई की रॉड थी और टेम्परेचर में परिवर्तन, यानी डेल्टा T टेम्परेचर था, T से कितना हो गया, डेल्टा T, ये आपका क्या है, परिवर्तन। ठीक है, डेल्टा T का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। डेल्टा T का मतलब में भी कन्फ्यूजन होगा, कोई टेम्परेचर T1 है और कोई टेम्परेचर T2 है। तो हम ऑलरेडी उसमें आपका न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल पूरा ऐप पे करा रखा है, न्यूमेरिकल कर लेना, 10 नंबर बन जाएगा। ठीक है, डेल्टा T बराबर क्या हो गया, T2 माइनस T1। तो इसी चीज़ को यहाँ पर डेल्टा T के रूप में लिखा जा रहा है। ठीक है, मुझे आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अल्फ़ा इस समय क्या है, नियतांक, इसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। तो अल्फ़ा बराबर, अभी इसी चीज़ को आगे पीछे कर लो, यहाँ पे अल्फ़ा को क्या कर लो, बाहर कर लो, तो डेल्टा L क्या आ जाएगा ऊपर और L इंटू डेल्टा T क्या आ जाएगा नीचे। तो अल्फ़ा बराबर डेल्टा L, L इंटू डेल्टा T। इसे हिंदी में लिखा गया है लंबाई में वृद्धि। डेल्टा L क्या है, लंबाई में वृद्धि है,
और आपको पता है एल क्या है कि प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा टी क्यू है क्या है, ताप वृद्धि। एल क्या है, प्रारंभिक लंबाई, यहाँ पे क्षेत्रफल जो लिखा है इसे प्रारंभिक लंबाई कर लीजिएगा, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि। मुझे आशा है कि रेखीय प्रसार गुणांक किसी को समझ में नहीं आया, सॉरी सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम रेखीय प्रसार गुणांक को अगर डायरेक्टली पूछ लेता है तो क्या होगा, इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे, उसको भी हमने डिफिनीशन लिख रखा है। किसी पदार्थ की क्षण का ताप, कोई भी पदार्थ है या क्षण है, ठीक है, उसकी ताप को 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि और क्षण की प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को उस पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब कि 1 अंश सेंटीग्रेड ताप यानी डेल्टा टी की जो वैल्यू है 1 अंश सेंटीग्रेड रख दिया हमने, क्षण की लंबाई में होने वाली वृद्धि यानी डेल्टा एल, और क्षण की प्रारंभिक लंबाई एल अपान डेल्टा एल अपान एल के अनुपात को हम क्या कर देंगे, क्या कर रहे हैं, रेखीय प्रसार गुणांक। मतलब डेल्टा एल अपान एल क्या है, रेखीय प्रसार गुणांक। कब, जब हम 1 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, यानी डेल्टा टी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, सिर्फ 1 अंश सेंटीग्रेड रख रहे हैं। 1 रखोगे तो डेल्टा एल अपान एल हो जाता है। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया, और इसका मात्रक पर अंश सेंटीग्रेड होता है, ठीक है भैया। इसी तरीके से क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होता है कि किसी पदार्थ या पटल का मतलब क्या होगा, ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक या कोई डस्टर समझ लो, ठीक है, उसका ताप अगर हम 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाने पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल में वृद्धि यानी हम इसे डेल्टा ए लिख सकते हैं, और प्रारंभिक क्षेत्रफल यानी कोई भी प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, और ताप में वृद्धि यानी डेल्टा टी है। कहने का मतलब कोई भी ये पटल था, ठीक है, इसका हमने क्या किया, 1 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, ठीक है, तो इसमें जो लंबाई में इसकी वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई, सपोज ये ए क्षेत्रफल था, अब ये डेल्टा ए क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होगा कि जो क्षेत्रफल में वृद्धि है यानी डेल्टा ए अपान में प्रारंभिक क्षेत्रफल, कब, जब हम 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाए यानी इनटू में डेल्टा टी की वैल्यू है 1, तो बीटा बराबर क्षेत्रफल में वृद्धि अपान प्रारंभिक क्षेत्रफल इनटू में ताप वृद्धि। क्रिस्टल क्लियर है भैया एकदम से। चलो तो ये हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। लेकिन अब हमारा जो इम्पोर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है और 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है ये, कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का मतलब बीटा और रेखीय प्रसार गुणांक का मतलब अल्फ़ा, इन दोनों में संबंध। देखो जब अल्फ़ा को हम डिनोट कर रहे थे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे, वहाँ पे कोई भी रॉड ले रहे थे। जब हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को देख रहे थे तो हम कोई स्क्वायर ब्लॉक ले रहे थे, स्क्वायर ब्लॉक, ठीक है, स्क्वायर ब्लॉक। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये भी वैल्यू 1 रहेगी और ये भी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है भैया। तो हमने एक स्क्वायर ब्लॉक ले लिया है। आइए एक एक चीज़ को समझते हैं। एक स्क्वायर, हमने एक वर्गाकार क्या कर लिया, पटल ले लिया, और उसकी सभी लंबाई क्या है, इसकी भी लंबाई 1 है और इसकी भी लंबाई 1 है, और हमने मान लिया कि उसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है अल्फ़ा है और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक जो है वो है आपका बीटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है और रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा है, और जो पटल का क्षेत्रफल है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया क्षेत्रफल, यानी आप सभी ए की वैल्यू क्या है, 1 × 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है तो 1 × 1 यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, हमेशा 1 अंश सेंटीग्रेड की ही बात होगी, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, 1 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो अगर हम पटल की जब 1 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि की तो हमारा ये जो ब्लॉक था वो क्या किया, एक्सपेंड कर गया। एक्सपेंड किया कितना, 1 + a। इसका क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 1 + a हो गया, ठीक है भैया, पटल का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसे 1 + a कह सकते हो या 1 + अल्फ़ा कर लीजिए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल 1 + अल्फ़ा हो गया, और आप सभी जब इसका क्षेत्रफल 1 + अल्फ़ा हो गया, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, 1 + अल्फ़ा होगी, ठीक है। ये 1 + अल्फ़ा हो गई और ये 1 + अल्फ़ा हो गई, ठीक है भैया। यानी 1 सेंटीमीटर कितना एक्सपेंड कर गया, अल्फ़ा एक्सपेंड कर गया, तो 1 + अल्फ़ा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1 + अल्फ़ा का स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ए हो गया।
और प्रत्येक भुजा 1 प्लस अल्फ़ा है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक क्षेत्रफल मतलब अंतिम क्षेत्रफल माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है और प्रारंभिक क्षेत्रफल तो 1 सेंटीमीटर था, तो 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर -1 कर दिया और 1 प्लस अल्फ़ा को हम क्या कर लेंगे? एक्सपेंड कर लेंगे। तो 1 + 2 अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आप कर लोगे, +2 AB हो जाएगा और इधर -1 है तो -1 से +1 कट गया, 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। अब ध्यान रहे कि अगर अल्फ़ा छोटा है तो अल्फ़ा स्क्वायर और ही छोटा होगा, तो इसके लिए नेगलेक्ट कर देंगे इसको और यहाँ पर बीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो 2 अल्फ़ा आ जाती है। ठीक है भैया, कुछ नहीं था मेरे हिसाब से, लेकिन देखो नए हो तो थोड़ा दिक्कत तो होती है कि कोई 1 सेंटीमीटर का हमने ब्लॉक लिया और 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक था वो उसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर थी। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर ब्लॉक था। अब क्षेत्रफल का मतलब ए होता है और क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 1 × 1 = 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इस 1 सेंटीमीटर ब्लॉक को गर्म किया और जैसे ही हमने इसको क्या किया, गर्म किया, तो इसकी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 1 प्लस अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की वृद्धि हुई। तो पहले 1 था, अब 1 प्लस अल्फ़ा हो गया। अगर कोई चीज़ 1 था और इसमें अल्फ़ा की वृद्धि हुई तो हम इसको 1 प्लस अल्फ़ा लिखेंगे जोड़ करके। ठीक है भैया, अरे भाई 1 है और उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो 2 लिखोगे। अब अल्फ़ा तो पता नहीं है तो 1 प्लस अल्फ़ा लिख दिया। ठीक है, तो हमारा स्क्वायर ब्लॉक था तो ये 1 प्लस अल्फ़ा हो गया और ये भी 1 प्लस अल्फ़ा हो गया। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्लॉक है तो लंबाई और चौड़ाई सेम है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, बस अब हम इन दोनों का डिफरेंस ले लिए। क्यों? क्योंकि ये वाले ब्लॉक और ए वाला ब्लॉक का डिफरेंस निकालने पर ही क्या आएगा? डेल्टा ए। क्योंकि डेल्टा ए का मतलब है कि जो अंतिम क्षेत्रफल है और माइनस प्रारंभिक क्षेत्रफल। अंतिम क्षेत्रफल है 1 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर और ये है 1, तो दोनों को हमने माइनस कर लिया और अल्फ़ा स्क्वायर को क्या कर दिया? हटा। आपका आ जाए बीटा = 2 अल्फ़ा। अब आइए आयतन प्रसार गुणांक की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक क्या है कि कोई भी हमारा पिंड है उसमें हमने क्या किया? टेम्परेचर दिया और इसमें 1 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर की वृद्धि हुई। ठीक है, 1 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया और उसके वॉल्यूम में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। उसके वॉल्यूम का मतलब आयतन। ठीक है, उसके वॉल्यूम में वृद्धि हुआ तो इसे हम कहते हैं आयतन प्रसार गुणांक, जिसे हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आयतन में वृद्धि हुई और अपान में प्रारंभिक आयतन और टेम्परेचर हमने 1 अंश सेंटीग्रेड रखा है। ठीक है, आयतन में वृद्धि को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या है? वी, और टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब 1 अंश सेंटीग्रेड यानी डेल्टा टी। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई भी ब्लॉक है उसका 1 अंश सेंटीग्रेड हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा देना है और ये पहले वी वॉल्यूम था, अब इसमें इंक्रीज हुआ और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर क्या हो गया? डेल्टा वी हो गया बस। और वी अपान डेल्टा वी कर लो। ठीक है, सॉरी, डेल्टा वी अपान वी कर लो। ठीक है, और 1 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपने बढ़ाया है। ठीक है, चलो डेल्टा वी अपान वी हो गया। जिस तरीके से हमने रेखीय प्रसार गुणांक और आपके क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध ज्ञात किया था, उसी तरीके से हमको ज्ञात करना पड़ेगा क्या? आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक में संबंध। आयतन प्रसार गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं? गामा से, और रेखीय प्रसार गुणांक को किससे हम डिनोट करते हैं? अल्फा से। ठीक है भैया, बस 2 ही चीज़ है। एक हमने क्यूब ले लिया। क्या ले लिया मेरे प्यारे साथियों? क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। ठीक है, यानी उसकी लंबाई भी 1 है, चौड़ाई भी 1 है और ऊंचाई भी 1 है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, यानी इसका आप अगर कहो वॉल्यूम तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया भाई बात? यानी ये भी 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ये भी 1 है, चारों तरफ से 1 है। ठीक है भैया, चलो LBH। ठीक है, L लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी ताप पर, किसी ताप का मतलब 1 अंश सेंटीग्रेड ही हम रखते हैं। ठीक है, 1 अंश सेंटीग्रेड रखते हैं। घन के प्रत्येक भुजा यानी 1 सेंटीमीटर और पर उसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है और घन का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी हम रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा मान रहे हैं। अब हम इस घन के अंदर क्या करेंगे भाई? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और जैसे ही टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे? सिर्फ 1 अंश सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। टेम्परेचर अगर हम उसका बढ़ाएंगे जब, ठीक है,
एक अनसेंटीग्रेड बढ़ाने पर अगर आप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक वाले में देखा होगा तो 1 प्लस अल्फ़ा का क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ था, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस अल्फ़ा का किस में वृद्धि होगा? वॉल्यूम में वृद्धि होगा। किस में? आयतन में वृद्धि होगा। ठीक है भैया, तो हम प्रत्येक भुजा, जैसे हम पहले तो 1 था, अब इसको क्या किया? टेम्परेचर दिया। ठीक है, 1 अनसेंटीग्रेड का टेम्परेचर दिया, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितना बढ़ गई? 1 प्लस अल्फ़ा बढ़ गई। और जब हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस अल्फ़ा का अगर आयतन निकालोगे तो LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच, और तीनों की वैल्यू क्या है? 1 प्लस अल्फ़ा, तो 1 प्लस अल्फ़ा का क्यूब हो गया। यानी प्रारंभिक आयतन 1 है, V की वैल्यू है 1, और डेल्टा V की वैल्यू कितना है? 1 प्लस अल्फ़ा का क्यूब। बस कुछ नहीं, आयतन में वृद्धि का मतलब है कि 1 जो लास्ट वाला आयतन है और माइनस में 1, क्योंकि प्रारंभिक आयतन है 1 और अंतिम आयतन है 1 प्लस अल्फ़ा का क्यूब। तो 1 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर, आप a प्लस बी का होल क्यूब निकाल लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस बी, और यहाँ पे आप सभी का माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब दोनों को लेफ्ट कर देना है, और यहाँ पे 3 अल्फ़ा बचेगा। और आप सभी को पता है कि आपका गामा जो है वो 3 अल्फ़ा हो जाएगा, और बीटा बराबर 2 अल्फ़ा है। इस तरीके से हमको एक रिलेशन देखने को मिलेगा अल्फ़ा गामा बीटा में, वो 1:2:3 का, क्योंकि अल्फ़ा बराबर क्या, बीटा बराबर क्या है? बीटा बराबर 2 अल्फ़ा है, और यहाँ पे गामा बराबर क्या आ गया? 3 अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को देखने को मिलेगा, ये कह सकते हैं रेशियो। मुझे आशा है कि बहुत आसान था और आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया। ये हमारा इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये लास्ट टॉपिक है। क्या है हमारा? मरकरी थर्मोमीटर। कुछ नहीं है, आपने पारा वाला मीटर देखा होगा जो आप बुखार उखार में नपवाते हो अपना बुखार। ठीक है, तो पहले पूरा डायग्राम देख लो। केशिका का मतलब हो गया कि ऊपर का जो है खुक्का कह सकते हो। यहाँ पे टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड रखा हुआ है, और यहाँ पे ये इसकी विड्थ देख लो, L 100 रखा है, और ये जो भरा हुआ है ये क्या है? पारा। ठीक है, इसे हम कहते हैं पारा। ठीक है, अब बस इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे, प्रिंसिपल वगैरह जान जाओगे। ठीक है, थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने में, ऑब्वियस सी बात है, थर्मामीटर है तो तापमान को हम यूज करेंगे। और इसमें मरकरी से भरी हुई एक पतली कांच की नली होती है। जब तापमान बढ़ता है तो पारा फैलकर ऊपर की ओर चढ़ता है। मान लो यहाँ से आपने लगाया इसे, अब जैसे ही टेम्परेचर इसका बढ़ा तो ये पारा क्या करेगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, और पारा ऊपर जाएगा। एक एक चीज़ को ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है तो पारा ऊपर की चढ़ता है, और जब तापमान घटता है तो पारा क्या करता है? नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर आपका राइज किया तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? बस आप टेम्परेचर राइज हो गया तो रीडिंग वहाँ पे लगी हुई है थर्मामीटर में, और जितना दूर तक गया ऊपर पारा वहाँ पे रीडिंग आपका शो कर जाएगा। तो थर्मामीटर को जिस वस्तु का या शरीर का तापमान मापना होता है उसके हम संपर्क में रखें, और जब पारा क्या किया? राइज किया। जैसे ही पारा राइज किया, ठीक है, तो टेम्परेचर आपका राइज किया, वहाँ पे टेम्परेचर राइज किया, तो जो इस रीडिंग लगी हुई है स्केल, वहाँ से उसे हम पढ़ लेंगे। इसका उपयोग हम चिकित्सा यानी मेडिकल क्षेत्र में आपका बुखार मापने के लिए बॉयलर में भी यूज करते हैं, और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं। तो 40 मिनट के अंदर आपका यूनिट नंबर 7 हमने कवर कर दिया। मुझे आशा है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस यूनिट से। कैसी रही वीडियो कमेंट करके भी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।